like a Hellcat. सुबह 24 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर चोई मिस रोही के जेल जाने पर खुश हैं क्योंकि इससे उनका वाला मैटर भी सॉल्व हो चुका है कि उन्होंने गुसंग होटल के फूड में कोई मिलावट नहीं की थी। इसलिए यहाँ वो मिस यांग को भी ये सब बात याद दिलाने लगे कि देखो ये वही औरत है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो, ये सब जेल हो चुकी है। तो ये याद कर मिस यांग भी काफी ज्यादा खुश हुई कि चलो फाइनली मिस रोही को अपने कर्मों की सजा मिली। मगर वहीं जब जैसे हैजुन वापस घर आया और प्रेसिडेंट ना से कहता है कि ग्रैंडपा मैं वापस आ चुका हूँ, तो तब वो उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं ये बोलकर कि आधा मैटर तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। यानी अगर तुम चुपचाप अपनी मॉम को पेन ड्राइव वापस कर देते तो वो कभी पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल नहीं करती और ना ही गोसोंग फैमिली की इज्जत उछालती। तो इस पर हैजुन उन्हें फिर से नॉन स्टॉप सॉरी बोलने लगा। दूसरी तरफ मिस ओहिन जो कि पुलिस ऑफिसर को सब कुछ सच सच बता रही हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया एंड किस लिए किया। तो इस पर ऑफिसर पूछते हैं कि क्या प्रेसिडेंट ना भी तुम्हारे पार्टनर थे, मगर वो ना में जवाब देती हैं और बताती हैं कि मैं अकेली गुनहगार हूँ क्योंकि सब कुछ सिर्फ मेरे ऑर्डर्स पे हुआ, इसलिए मुझे पूरी सज़ा दी जाए। जिस बात को सुन उन्हें उनका लॉयर समझाता है कि आप पूरी डिटेल में सारी बात मत बताओ, मगर वो मानती नहीं बल्कि सब कुछ सच सच बताने लगी। और वहीं अगर बात की जाए मिस रोही की, जो कि जब जैसी जेल के अंदर आई तो वहाँ ऑलरेडी 3 लेडीज और थीं जो कि दिखने में काफ़ी डेंजरस हैं। मिस रोही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि भला मैं यहाँ कैसे रहूँगी क्योंकि ये जगह तो मेरे वॉशरूम से भी छोटी है। तो तब वो औरतें मिस रोही के पास आकर उनसे लड़ने लगी और बताती हैं कि आज से तू यहाँ हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। मिस रोही उन औरतों के मुंह नहीं लगना चाहती थी इसलिए वहां से जाने लगी, मगर तभी उनमें से एक ने उन्हें नीचे गिराना चाहा, जिस वजह से मिस रोही को भी काफ़ी तेज़ गुस्सा आया और यहाँ इन सब के बीच लड़ाई होने लगी। दूसरी तरफ नाही अपनी मॉम को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो तब इंजी ने नाही को चुप कराया। तो वहीं रात में मिस रोही का भी नाही को याद करते करते बुरा हाल हो रहा था। तीनों लेडीज मिस रोही से चुप होने को बोलती हैं क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी, मगर जब मिस रोही ने उनकी बात नहीं सुनी तो उनकी लीडर कहती है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे मार के ही समझाना होगा। और फिर जब जैसी मिस रोही को मारने आई तो तब मिस रोही चिल्ला चिल्ला कर बहुत कोशिश करती हैं कि प्लीज़ कोई मुझे यहाँ से बचाओ, मगर वो लेडीज़ उन्हें ब्लैंकेट में कवर करके काफ़ी बुरी तरह पीटने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ना ने सभी मीडिया वालों के सामने जनता से माफ़ी मांगी क्योंकि उनकी बदनामी के कारण जितने लोगों ने भी उनकी कंपनी के शेयर्स लिए थे वो सभी नीचे गिर चुके थे। इसलिए प्रेसिडेंट ना पब्लिक से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि वो अपनी दोनों बहुओं को उनकी पोजीशन से भी हटा रहे हैं और फिर वापस से अपने ऑफिस आकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगे क्योंकि ये सब करके उन्हें काफ़ी इंसल्टेड फील हुआ। फिर जब जैसे उनसे मिलने इंजी आए, जिसे जानना था कि अब उन दोनों की शादी कब है, यानी अभी है या कुछ टाइम बाद है, तो प्रेसिडेंट ना इंजी पर भड़क गए कि क्या तुम पागल हो गई हो जिसे शादी की पड़ी है, जबकि मैं यहाँ अपनी टेंशन्स में मरा जा रहा हूँ। और फिर वो इंजी को गुस्से में काफ़ी कुछ सुनाने के बाद वहाँ से चले गए, जिनके इस बिहेवियर को देख इंजी हैरान थी। इसलिए रेस्टोरेंट आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी, जिसे हैरी आकर रोकता है। फिर जब जैसे इंजी ने बताया कि उसकी प्रेसिडेंट ना से वेडिंग कैंसिल हो चुकी है, यानी प्रेसिडेंट ना अभी शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं, तो तब ये बात सुन हैरी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इंजी पूछती है कि तुम आखिर खुश क्यों हो, यानी क्या कोई ख़ास रीज़न, अगर है तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो तब हैरी ने बहुत कोशिश की इंजी को अपनी फीलिंग्स बताने की, मगर बता नहीं पाया। इंजी कहती है कि अगर तुम कहोगे कि मैं वापस नागवन आ जाऊं तो मैं सच में वापस आ जाऊंगी, मगर हैरी मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम प्रेसिडेंट ना के घर में एक प्रिंसेस की ज़िंदगी जी रही हो। अगर तुम वापस नागवन आई तो फिर से तुम्हारी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेसिडेंट ना के साथ उनके महल में ही रहो। तो तब इंजी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और हैरी को काफ़ी कुछ सुनाने के बाद चली गई कि तुम अकेले ही मर जाना, पर कभी किसी को अपने दिल का हाल मत बताना, तुम सच में बहुत बड़े कायर हो। जिसकी बातों से हैरी हैरान था कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इंजी भी मुझे पसंद करती है।
अब नेक्स्ट सीन में वुजाय पुलिस ऑफिसर से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे केस को वापस ले लिया जाए, यानी मैं मिस ड्रोही पर अब कोई केस नहीं रखना चाहता। मगर ऑफिसर उसकी मानते नहीं क्योंकि उनके पास पूरे प्रूफ थे। और वहीं ना ही अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसे पहले मिस ड्रोही ने चुप कराया और फिर कहती हैं कि वुजाय से बोलो कि वो मुझसे मिलने आए, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ये सुन ना ही मान गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम मिस ओहिन को देखते हैं, जिन्हें भी अब जेल भेज दिया गया है, जहां इनके हाथ बंधे हुए थे। और वहीं वो तीनों लेडीज जो कि अब भी मिस ड्रोही को बुली कर रही थी, ये बोल कर कि चल हमारे शूज़ धो। मगर जब जैसे मिस ओहिन भी उसी रूम रहने आ गई जहां पहले से ही ये सब रहती है, तो तब मिस ओहिन को देख मिस ड्रोही बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इसलिए दोनों एक दूसरे को पकड़ के घूमने लगी। मिस ड्रोही उन लेडीज से कहती हैं कि क्या बहुत बन रही थी ना तुम तीनों, अब मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि शायद तुम मिस ओहिन को जानती नहीं हो, ये बहुत बड़ी फाइटर है। और फिर जब मिस ओहिन को भी पता चला कि यहाँ मिस ड्रोही को काफ़ी बुरी तरह बुली किया जाता है, इसलिए उन्होंने उन औरतों की पिटाई करनी शुरू कर दी। अब नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट ना हैजुन से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कल उन्होंने गुस्से में हैजुन को डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया था। और फिर जब जैसे उन्होंने बताया कि नागवन में रहने वाले मिस्टर बॉक नॉर्थ स्काई होटल का प्रेसिडेंट है, तो ये बात सुन हैजुन भी काफ़ी हैरान हुआ। और वही बाका बातों में वुजाय को बताती है कि वो बहुत जल्द वापस अपने होम टाउन चली जाएगी, तो ये सुन वुजाय हैरान था। दूसरी तरफ मिस्टर बॉक अब भी मिस माकरे से यही सब बोल रहे थे कि देखना, मैं बहुत जल्द अपना प्रॉमिस पूरा करने वाला हूँ, यानी प्रेसिडेंट ना को तुम्हारे सामने पैरों के बल बिठा के माफ़ी मंगवाऊंगा। तो तब मिस माकरे कुछ नहीं कहती। अब हम देखते हैं कि नाही जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक है, इसलिए वो ड्रंक हालत में नागवन आ गई, जहाँ जब जैसे उसे पता चला कि वुजाय अभी घर नहीं आया, तो तब वो उसके रूम में ही सो जाती है। फिर जब जैसे वुजाय भी वापस नागवन आता है, तो तब वो नाही को अपने रूम में देख हैरान था। दूसरी तरफ हैरी जिसे बार बार इंजी की वो बात याद आ रही है जब इंजी ने बोला कि तुम कायर हो जो कभी अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता सकते, इसलिए हैरी आज फाइनली अपनी फीलिंग्स इंजी से कन्फेस करने का डिसाइड करता है। और वहीं प्रेसिडेंट ना जब जैसे ही इंजी के रूम आए उसे सॉरी बोलने, क्योंकि आज वो इंजी पर चिल्लाए थे मगर इंजी वहाँ नहीं थी, कि तभी उन्हें इंजी के रूम में कुछ फोटोज रखी दिखी, जिसमें इंजी के साथ हैरी भी था। इसलिए ये देख वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और फिर इंजी के वापस घर आने पर डायरेक्ट उससे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये सब क्या है, यानी क्या अब तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। तो ये सुन इंजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और फिर प्रेसिडेंट ना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। मगर जब प्रेसिडेंट ना ने यकीन नहीं किया तो इंजी गुस्से में घर छोड़कर जाने लगी कि मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहां मुझ पर मेरा पार्टनर यकीन नहीं करता हो। तो तब अपनी गलती रियलाइज़ कर प्रेसिडेंट ना इंजी को रोकने लगे, ये बोल कर कि प्लीज़ कहीं मत जाओ, मैं ऐसे सॉरी तुम्हें डायमंड नेकलेस ला कर दूंगा और तुम जो कहोगी वही करूँगा। मगर इंजी तब भी मानती नहीं और कहती है कि आप पहले ठीक थे मगर टाइम के साथ साथ आप बदलने लगे हो। एक लड़की को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपने पार्टनर का टाइम भी चाहिए होता है जो उसे समझे। जिस बात पर जब जैसी प्रेसिडेंट ना बोलते हैं कि नहीं पैसा ही सब कुछ होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे हर सपने को पैसे से पूरा किया। तो तब इंजी ये बोलकर जाने लगी कि फिर तो आप ऐसे कभी मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। मगर जब जैसे ये दोनों घर के बाहर आए और देखते हैं कि हैरी पहले से ही वहीं है, तो तब उसको देख प्रेसिडेंट ना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अच्छा तू पहले मेरी बहू के पीछे था और अब मेरी वाली के। जिस बात पर हैरी कहता है कि पहली बात इंजी तुम्हारी वाली नहीं बल्कि मेरी है, क्योंकि उससे पहले मैं मिला था, इसलिए मेरा हक बनता है इंजी को लाइक करने का। जिसकी ये बात सुन इंजी हैरान रह गई। प्रेसिडेंट ना कहने लगे कि तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे भी सबक सिखाता हूँ। मगर इंजी तभी उन्हें रोक लेती है। तो तब प्रेसिडेंट ना इंजी से क्लियर पूछते हैं कि सिर्फ एक को चूज करो, या तो ये या सिर्फ मैं। तो तब इंजी काफ़ी सोचने के बाद फाइनली हैरी को चूज करती है और प्रेसिडेंट ना को सॉरी कहती है। जिसकी ये बात सुन प्रेसिडेंट ना के होश उड़ गए, मगर वहीं हैरी काफ़ी ज़्यादा खुश था। प्रेसिडेंट ना को इस बात से काफ़ी बड़ा सदमा पहुंचा था कि उनकी इंजी ने उन्हें छोड़कर हैरी को चूज़ किया। इसलिए जब जैसे वो वापस जा रहे थे कि तभी गिरे।
जिन्हें संभालने की इंजी कोशिश करती है, मगर वो उसके हाथ को झटक के घर के अंदर चले गए और फिर अंदर आने के बाद खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करने लगे कि आखिर मेरे घर के सभी लोग कहाँ चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्या मैं हार चुका हूँ। क्योंकि हैजुन अभी तक अपने ऑफिस में है, बाघा की यादों में खोया हुआ, ना ही वो जाए के घर में और मिस ओहिन और मिस रोही जेल में। इसलिए प्रेसिडेंट ना अपने घर में अकेले पड़ चुके थे। अब हम देखते हैं कि हैरी इंजी को छुपते छुपाते अपने रूम लेकर आ चुका है, जहां इन दोनों ने अपने बीच एक लाइन ड्रॉ की कि कोई भी इसे क्रॉस नहीं करेगा। और फिर जब इंजी पूछती है कि वैसे जब तुम मुझे लाइक करते थे तो तुमने अभी तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी, तो इस पर हैरी ने बताया इसलिए क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म नहीं था, मगर अब हूँ कि मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ये बात सुन इंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई एंड देन ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो गए। मगर वही बेचारे प्रेसिडेंट ना जब जैसे ही अपने रूम आए सोने के लिए, तो तब उन्हें बार बार इंजी की याद आ रही थी कि उन्होंने कैसे फर्स्ट टाइम इंजी को देखा था एंड वो उससे कैसे फर्स्ट टाइम मिस कोरिया कॉन्टेस्ट में मिले थे, और जब उन्होंने इंजी को नेकलेस गिफ्ट किया था तो वो कितनी ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद फिर ये दोनों बाहर घूमने भी गए, एक दूसरे को खाना बना के भी खिलाते हैं, और जब मैंने उसे नो लिमिट क्रेडिट कार्ड दिया था तो वो कितनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा कि उसने मुझे बहुत सारी किसेस भी दी थी। इसलिए इन सभी बातों को प्रेसिडेंट में याद कर प्रेसिडेंट ना बोलते हैं कि वो टाइम मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा टाइम था जो मैंने इंजी के साथ स्पेंड किया। इस उम्र में मुझे इतनी खुशी मिलना गॉड की तरफ से किसी प्रेसिडेंट से कम नहीं, मगर जो भी हो मैं अब इंजी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एंड देन काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगे। नेक्स्ट सीन में हमें हैजिन को दिखाया गया जो कि वापस घर आ चुका है, इसलिए उसने नाही को कॉल की कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, मगर नाही की कॉल को वो जाए पिक करता है और बताता है कि नाही ड्रंक हालत में नागवॉन आई है, मगर तुम चिंता मत करो, इसे जैसी होश आता है मैं इसे इसके घर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये सुन हैजुन मान गया। फिर जब जैसी भूजा ने बताया कि वैसे बाघा बहुत जल्द वापस अपने होम टाउन जाने वाली है, तो ये बात सुन हैजुन हैरान तो था, मगर फिर कहता है कि अब मेरा बाघा से कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उसे जो करना है वो करे। एंड देन कॉल कट कर देता है। मगर हैजुन को मन ही मन बाघा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ बाघा का भी सेम हाल है, यानी वो भी हैजुन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हैजुन अपनी मर्जी से बाघा को छोड़ के गया है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नाही को होश आ चुका है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं यहाँ कैसे, कि तभी वुजाए को अपने सामने देख वो उससे फिर से माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ वुजाए मुझे एक मौका और दो, इस बारे में तुम्हें बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो अब क्योंकि वुजाए देख चुका है कि ब्रेकअप के बाद से नाही का कितना बुरा हाल है, इसलिए उसने फाइनली नाही को माफ़ कर दिया एंड देन नाही को डिनर बनाकर भी दिया, जिसे वो खुशी खुशी खा रही थी। और जब बताती है कि वैसे मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं, शायद उन्हें तुमसे माफ़ी मांगनी है, तो ये सुन वो जाए मिस डोही से मिलने के लिए मान गया। और वही जेल में जहाँ पहले उन तीनों लेडीज़ की दादागिरी चलती थी, मगर अब इन तीनों पर प्रेसिडेंट ना की दोनों बहू भारी पड़ रही हैं, इसलिए मिस डोही ने उन तीनों पर ऑर्डर चलाना शुरू कर दिया। जिसे सुन जब जैसी एक लेडी उन्हें मारने आई, मगर तभी मिस ओही ने बीच में आकर उसे पीछे कर दिया कि खबरदार अगर मेरी बहन को टच भी किया तो तब ये बात सुन मिस डोही और ज़्यादा प्राउड फील करने लगी। अब नेक्स्ट सीन में नागवान वाले जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मगर जब जैसी ने पता चला कि हैरी और इंजी दोनों एक रूम में सो रहे हैं, इसलिए ये देख मिस्टर चोई जोर से चिल्लाए। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि हैरी और इंजी सभी लोगों को उन दोनों के लव रिलेशन के बारे में बता रहे हैं एंड ये भी कि अब इंजी ने प्रेसिडेंट ना से ब्रेकअप कर लिया है। तो तब ये बात जानकर पहले तो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, मगर फिर बाद में इन दोनों को कांग्रेट्स बोलने लगे। और वहीं दूसरी तरफ हैजुन अपनी मॉम से मिलने आया, जहां इन दोनों के बीच नॉर्मली बातें हुई कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना बुरा फील कर रहे हैं। मगर जब हैजुन अपनी मॉम से मिस्टर किम के बारे में पूछता है कि मिस्टर किम कहाँ हैं,
उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। तो इस पर वो बताती हैं कि उसे मैंने कोरिया से बाहर भेज दिया था। किम की भी कोई गलती नहीं है, यानी उसने भी कांग की तरह सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो किए थे, मगर मेरी वजह से उसे और उसकी फैमिली को बहुत सरवाइव करना पड़ रहा है, इसलिए तुम प्लीज़ उसकी हेल्प करो। जिस बात के लिए हैजुन मान गया और जब जैसी जेल से बाहर आया कि तभी उसे किम की कॉल आई, जो कि हैजुन से मिलना चाहता है क्योंकि वो वापस कोरिया आ चुका है। तो तब हैजुन भी किम से मिलने के लिए मान गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंजी आखिरी बार प्रेसिडेंट ना से मिलने आई, यानी उन्हें गुड बाय कहने, ये बोलकर कि मुझे पता है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिस चीज़ के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए अगर आप चाहो तो आप मुझे थप्पड़ भी मार सकते हो। मगर प्रेसिडेंट ना ऐसा करने से मना कर देते हैं, ये बोलकर कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, यानी मैं कंपनी में आई मुसीबतों की वजह से उनमें इतना ज़्यादा बिजी था कि तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाया, इसलिए ये सब हुआ। तो तब इंजी फिर से लगातार प्रेसिडेंट ना को सॉरी कहने लगी, ये कहकर कि मैं हैरी को स्टार्टिंग से पसंद करती हूँ, पर इस बात का रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मैं उससे दूर गई, इसलिए आप प्लीज़ मुझे मेरी हरकतों के लिए माफ़ कर दो। और उन्हें उनका सामान भी वापस करती है, ये बताकर कि सॉरी नेकलेस मैंने बेच दिया, पर मैं बहुत जल्द आपको उसके पैसे दे दूंगी। तो तब प्रेसिडेंट ना बोलते हैं कोई नहीं, अगर तुम चाहो तो ये क्रेडिट कार्ड भी हमेशा अपने पास रख सकती हो। मगर इंजी उसे लेने से मना कर देती है और बताती है कि मैं बहुत बुरे टाइम में थी जब आप एक प्रिंस बन के मेरे सामने आए, जिसने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। दुनिया भले ही आपके बारे में कुछ भी कहे, पर मेरी नज़रों में आप हमेशा एक अच्छे इंसान रहोगे, जिसकी मैं पूरी लाइफ रिस्पेक्ट करूँगी। और फिर जब जैसी जाने लगी कि तभी प्रेसिडेंट ना इंजी को रोक पूछते हैं कि क्या मैं आखिरी बार तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो तब इंजी रोते हुए हाँ में जवाब देने लगी। एंड देन प्रेसिडेंट ना ने इंजी को हक किया, ये बताकर कि वो बहुत ही अच्छा टाइम था जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया, इसलिए मैं उस टाइम को याद करते हुए तुमसे कभी चाहकर भी नफरत नहीं कर पाऊंगा, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक उन पलों को याद करूंगा जब जब मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो इन सभी बातों को सुन इंजी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई, यानी अब फाइनली ये दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर चुके हैं। दूसरी तरफ वोजाय और ना ही मिस डोही से मिलने आते हैं, जहां पहले मिस डोही ने वोजाय को सॉरी कहा कि उनकी वजह से वोजाय के हाथ पे चोट लगी, एंड देन फाइनली वो इन दोनों को साथ में रहने की परमिशन दे देती हैं। तो तब ये बात सुन वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हुए। ना ही हैरानी से पूछती है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, यानी अब आप बिल्कुल भी हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं। तो तब मिस डोही ने हंसते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में किम हैजुन से मिला, जो कि बताता है कि मैं और मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा परेशान है, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि अब मुझे पुलिस से भागना भी पड़ रहा है, और इस सब की गुनहगार और कोई नहीं सिर्फ बाका है। यानी पता नहीं क्यों वो हमारे पीछे पड़ी थी जबकि उसका हस्बैंड खुद से मरा था, इसलिए अब मैं इस बाका को छोड़ूंगा नहीं। हैजुन किम को शांत करने की कोशिश करता है, मगर वो मानता नहीं, बल्कि कहता है कि इस बाका ने सबकी लाइफ बर्बाद की है, इसलिए इसे इस दुनिया में जीने का हक नहीं। और फिर तभी गुस्से में उठकर वहां से चला गया। जिसकी बातें सुन हैजुन काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो तभी बाका से मिलने आया और उसे कहीं भी जाने से मना करने लगा, ये बताकर कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम प्लीज वापस अपने होम टाउन मत जाओ। मगर तभी बाका को ढूंढते हुए किम भी वहां आ गया, जो कि कार लेकर बाका की तरफ बढ़ रहा था। बाका को लगने लगा कि ये कोई कस्टमर है जो कि कार वॉश कराने आया है, इसलिए वो उसे डायरेक्शन बताने लगी। मगर तभी किम कार की स्पीड बढ़ाता है। हैजुन उसे देख समझ गया कि ये तो किम है, इसलिए वो जब जैसे बाका को साइड करता है, मगर इस चक्कर में उसकी कार से बहुत बुरी तरह टक्कर हुई, एंड देन वो डायरेक्ट नीचे आ गिरा। बाका ये सब देख हैरान थी, इसलिए जल्दी से हैजुन के पास आकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि हैजुन के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 24 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.